क्लास 11th के प्रोज का चैप्टर चल रहा था, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। तो हम लोगों ने वहाँ तक देखा था कि जब लोग अंदर घुस गए थे उसके पिरामिड के अंदर, और जो जिसमें रखी हुई थी डेड बॉडी वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ ढेर सारे विजिटर्स भी थे। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अगर शाप सही हो गई कि जो डिस्टर्ब करेगा वो बर्बाद हो जाएगा, उसके ऊपर विपत्ति आएगी, ये सब क्या हुआ, कैसे क्या। तो वहाँ से आगे अब हम देखते हैं। पहले पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह से तुम लोगों को मम्मी, पिरामिड और उनका कॉन्सेप्ट इसके पीछे समझाने की कोशिश की थी, और ये भी बताया था कि तुम लोग स्वयं भी प्रयास करो। छोटे क्लासेस की किताबें 6, 7, 8 में इसके बारे में मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़ सकते हो। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, says Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tooth was also buried with everyday things he would want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जब इस तरह मम्मी का जो कॉन्सेप्ट था, पिरामिड बनाने का कॉन्सेप्ट था उस समय, तो ये राजा महाराजा रानी मरते थे तो उनकी प्रिय वस्तुएं भी उनके साथ दफना दी जाती थी। यहाँ कहते हैं कि मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। पुरातत्व विभाग के जो सेक्रेटरी जनरल के अधिकारी थे, ज़ही हवास, वहाँ पे थे। वो कहते हैं कि मम्मी बहुत बुरे हालत में है क्योंकि कार्टर ने जो इसके साथ 1920 में किया। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, वो झुके हुए थे उस देह पर, बॉडी ऐसे लेटी हुई थी तो ऐसे झुक के ऐसे देख रहे थे, और देखते बहुत पास से देख के ये बात उन्होंने कही। तो कार्टर या हावर्ड कार्टर उसका नाम था। ये पहले ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में डिस्कवर टूट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। सालों, कई साल भटकते रहे रेगिस्तान में, मिस्र में। ढेर सारे आर्कियोलॉजिस्ट भटके, कितने मर गए, कितने पागल हो गए, बहुत सारी उसके बारे में कहानियां हैं। तो इनको कई साल भटकने के बाद ये कब्र मिली थी। 1922 में ये कब्र खोजी गई थी। इट्स कंटेंट्स दो hastily ransacked in antiquity were surprisingly complete। तो भाई जो इसकी जो चीज़ें थी, जो खोज थी कि एंटिक्विटी यानी प्राचीन धरोहर के बारे में, ये आश्चर्यजनक तरीके से पूरी हो गई, आश्चर्यजनक तरीके से अचानक इनके सामने आ गई थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend। फराओ की जो लीजेंड थी, जो ढेर सारी कथाएं चल रही थी फराओ के, वहाँ के किंग के बारे में, तो यहाँ पे जो सबसे रिचेस्ट यानी सबसे समृद्ध चीज़ें यहाँ मिली। देखो ये भी होता था कि जब इस तरह के पिरामिड्स या टूम्स मिलते थे तो वहाँ लूट मार भी बहुत होती थी, अक्सर लुटेरे पहुँचते थे। ये दोनों उद्देश्य होते थे ना, एक तो आर्कियोलॉजिस्ट अपने भाई ज्ञान की पिपासा को शांत करना, ज्ञान की भूख मिटाने के लिए खोजते थे। भारत में भी हमारे लोग इसीलिए आए, ज़्यादातर उनका उद्देश्य लूट ही था। अरब आक्रमणकारी जितने हैं उनका उद्देश्य लूट था, सीधे लूट के सिवाय कुछ नहीं, लूट मार करना। तो वहाँ भी लुटेरे वगैरह भी पहुँचे तो वहाँ के चीज़ों को भी लूटे, बड़े बहुमूल्य चीज़ें वहाँ। अभी तक जितने पिरामिड्स मिले थे ये सबसे बहुमूल्य पिरामिड था या कब्र थी, क्योंकि यहाँ अच्छी चीज़ें मिली, महंगी चीज़ें मिली। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने के बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली कलाकृतियाँ। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन। इतनी सुंदर सुंदर आकृतियां, और सोना कभी नष्ट नहीं होगा ये मान के, क्योंकि रिसरेक्शन, उनके जो विचारधारा थी, रिसरेक्शन मतलब रीबर्थ,
कि मर गए हैं कि कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी जीवन में आ सकते हैं, ऐसा मानते थे वो। तो इसको प्रदर्शित करते हुए कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। तो जब डिस्कवरी हुई थी 1922 में तो बड़ा तहलका मचा और लोगों का ध्यान इस ओर आया। बट ट्रूथ वॉज ऑल्सो बेरीड विद एवरी डे थिंग ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन ये महंगी चीज़ें हैं, सोने वगैरह और महंगे धातु या जो भी और इस तरह की चीज़ें थी, इसके अलावा जो डेली लाइफ में यूज़ होती थी, लोगों को जो लगा कि हाँ ये जीवित हो जाएगा तो क्या क्या इसको आवश्यकता पड़ेगी, वो भी चीज़ें वहाँ दफनाई गई थी। बोर्ड गेम्स यानी शतरंज टाइप के जो खेल होते थे वो सब, ब्रॉन्ज का रेजर यानी दाढ़ी वाड़ी भी बनाने की व्यवस्था वहाँ, लिनन अंडर गारमेंट्स, और अंडर गारमेंट्स जो हम अंदर कपड़े पहनते हैं, अंदर के जो कपड़े वो सब लिनन, बहुत फाइन क्लॉथ होता है वो, उसके कपड़े थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और भोजन भी रखा हुआ था, वाइन यानी शराब वगैरह भी रखी हुई थी। तो ये सारी जो कंज्यूम करता था जो वो भी चीज़ें उसके साथ थी। After months of carefully reordering of Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. अब ये घटना जो अब बात हो रही है 1922 में, जब हावर्ड कार्टर ने खोजा था, तब उन्होंने इस मम्मी को खोलने का प्रयास किया। तो बहुत सारे महीने बीते केयरफुली रीऑर्डरिंग द फराओस फ्यूनरी ट्रेजर्स। जो खजाने मिले, जितनी चीज़ें रखी गई थी, खजाना मतलब केवल बहुमूल्य चीज़ें नहीं, जो भी मिलती हैं प्राचीन धरोहर उसको बहुमूल्य में ही लाया जाता, वो सब उसको रीऑर्डरिंग किया गया, क्रम से रखा गया। फिर कार्टर ने शुरू किया उसके कॉफिन को, उसके ताबूत की जांच पड़ताल, और ताबूत खोल के उसके अंदर बॉडी तक पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि कई परतों में बॉडी को ढका जाता था कई चीज़ों से। तो थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, मतलब 3 परतों में था, 3 तरह के कवर में थी। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स विद सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स। पहला वाला जब उसने खोल दिया कवर, तो वहाँ पे देखा कि भाई माला वगैरह है, विलो एक प्रकार के पौधे होते, ऑलिव भी एक प्रकार का पौधा होता है, जैतून का ऑलिव ऑयल भी फेमस है, उसके पत्तियाँ थीं। सेलरी ये भी एक प्रकार का पेड़ पौधा है। लोटस कमल का फूल जान ही रहे हो, इसकी पंखुड़ियाँ। कॉर्नफ्लावर्स, ये भी कॉर्न मक्के प्रजाति का ही अलग अलग कई कॉर्न में आते दाने, मतलब ये सब पेड़ पौधों की चीज़ें थे। फेडेड एविडेंस ऑफ ए बेरियल इन मार्च और अप्रैल। तो इन सारी की पत्तियों की एक परत मिली उसको, पहला जब कवर हटाया तो ये परत मिली। तो इससे एक प्रमाण ये मिल रहा था कि इसको जब दफनाया गया होगा तो मार्च या अप्रैल का समय रहा होगा। मार्च या अप्रैल के समय का अनुमान कैसे लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है कि उस समय पतझड़ का मौसम रहता है, तो ये पत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। अब यहाँ से अपने यहाँ से मौसम का वहाँ अनुमान मत लगाओ, उन प्रदेशों का मौसम दूसरे ढंग का रहता है। तो इससे एक अनुमान ये लगा। When he finally reached the mummy, और जब अंत में फिर इस परत को भी हटाया तो मम्मी तक पहुंचा। मम्मी यानी अब जो डेड बॉडी है, जो प्रिजर्व डेड बॉडी को मम्मी कहते हैं, तो मम्मी तक पहुंचा। दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो समस्या में फंस गए। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डेंड, जो गोद वगैरह, जो केमिकल वगैरह एकदम देह में लपेटे गए थे उस समय, वो बिल्कुल कड़े हो गए थे, जम गए थे। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और नीचे बिल्कुल जो सोने का वो बना हुआ था ताबूत, उसी में जाके बिल्कुल उसकी देह चिपक गई थी, बहुत अच्छी तरह से चिपक चुकी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। तो कहता है अगर हम कोई आराम से कोई बल लगाए और सोचे कि इसको अलग कर लें तो ये हिलेगा नहीं। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर ने बाद में इस चीज़ को लिखा कि अब किया क्या जाए, यानी अगर इसको मुखाड़ने के चक्कर में पड़ते हैं, उससे अलग करने के चक्कर में, तो होता क्या कि वो बॉडी की जो स्किन वगैरह है वो फट के अलग हो जाती, हड्डी अलग हो जाती, यानी बॉडी खुलने का डर रहता ना। इस चीज़ को तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम अपना फेविक्विक आता है उसको लगा के कहीं अपनी बॉडी को चिपका लो, फिर उसको ज़बरदस्ती अलग करो, तो बॉडी तो सुरक्षित नहीं मिलेगी, स्किन वगैरह तो उसमें फट के निकल जाएगी। तो ऐसे ही कुछ इमेजिन करो कि 3000 साल पुरानी डेड बॉडी है ये। In his defense, Carter really had little choice.
और अपने बचाव में उसके पास कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था. इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them for a journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, seeds for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests. अब देखो कि क्या दुर्दशा हो गई उस मम्मी की. और कार्टर ने लिखा इसको कि भाई अपने बचाव में लिखा कि कोई और तरीका नहीं था, कोई और चारा नहीं था, और कितनी बुरी हालत हुई. अब उसको हटाना था. अब वो आगे लिख रहे हैं कि क्यों हटाना था और कैसे कैसे अलग किया गया. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. कह रहा है कि अगर वो मम्मी को काट के उससे अलग न करता तो जो चोर वगैरह थे ये घुसते निश्चित रूप से और गार्ड्स वगैरह को मार के और इस बॉडी को काट पीट के नष्ट करके गोल्ड तो चुराते ही चुराते. चोरों का खतरा बहुत बड़ा था. In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them for his journey to the great beyond. प्राचीन काल में उस समय ये फराव जो थे, किंग थे, बड़े रिच होते थे, बड़े समृद्ध होते थे, और इनकी ये विचारधारा थी कि अपनी ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह लेके जा सकते हैं जो दूसरे दुनिया शुरू होती वहां तक. तो King Tut was lavishly with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, ring, amulets, ceremonial apron, sandals, seeds for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो तुत भाई lavished with glittering goods, चमकदार एकदम चीजों से बिल्कुल सजा संवरा था. प्रेशस कॉलर्स, बहुत महंगे महंगे कॉलर वगैरह थे. इनलेड नेकलेस, अंदर नेकलेस बड़ा महंगा सा था. ब्रेसलेट्स भी इस तरह के वो हाथों में पहने जाते हैं, गले में भी ब्रेसलेट पहने जाते हैं. रिंग्स थे, एमुलेट्स थे, यहाँ पहने जाते हैं. सेरेमनियल एप्रन, पूरा ये एप्रन होता है ऐसे किसी खास मौके पर पहनते थे राजा महाराजा, वो था. सैंडल्स थे, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उंगलियों के लिए कवच और पैरों के लिए कवच, ये सब. एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अंदर का जो वो कॉफिन था बिल्कुल वो उसका ताबूत बना हुआ, और मास्क वो सिर की जो बनावट मैंने चित्र में दिखाया था ये इस तरह का ऐसा. ये सब क्या था? ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने के बने हुए ये सारी चीजें थी. टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, अब इन सारी सजावट की चीजों से टूथ को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सर्व नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट. तो कार्टर के जो आदमी थे जो सबको लेकर वहां गया था ये काम करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए खोजा, तो उसका सिर काट के अलग किया. पहले उसके आदमियों ने सिर काट के अलग करके कुछ पार्ट निकाला. एंड सर्व नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, तो हर बड़े बड़े जोड़, यहाँ से जोड़, यहाँ से जोड़, यहाँ से कमर का जोड़, मतलब एक एक जोड़ काट काट के उसकी बॉडी अलग अलग करके उसकी जो ये महंगी चीजें थी ये निकाली गई. वंस दे हैड फिनिश्ड, जब ये काम पूरा कर लिया उन्होंने, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स. तो एक लकड़ी के बक्से में एक बालू की परत बिछा के उस पे ये पार्ट धीरे धीरे सजा के रख दिया. विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और पैडिंग कर दी, कपड़ों वगैरह से पैड लगा दिया कि ये डैमेज ढक जाए, दिखे ना कि भाई काट पीट के पूरी देह को अलग अलग करके रखा गया. द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और अब यही बेड है कि जहाँ पे तूत अब आराम कर रहा है. यानी तूतनखामेन की दशा अब ये है कि वो ओरिजिनल मम्मी बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी सारी सजावट खत्म हो गई. अब लकड़ी के बक्से में रखा गया कि चोरी डकैती का कम से कम डर खत्म, लेकिन मम्मी तो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई. काफी नुकसान. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing.
तो कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब इन इतने बीच में जो दशक बीत गए, कई 10-10 साल बीत गए, तो आर्कियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बदल गई। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब ये खजानों पे कम फोकस करती है आर्कियोलॉजी। हर विषय का विकास होता है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक साइंस धीरे धीरे डेवलप करती है, टेक्नोलॉजी नई नई आ जाती है, तो अब ये ज़्यादा खजानों पे ना फोकस करके ये फोकस करती है कि लाइफ की क्या डिटेल थी, क्या आश्चर्यजनक करने वाली बातें थी, या मृत्यु पे रहस्य को। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। और अब जो यंत्र हैं, जो जांच पड़ताल के तरीके हैं, ज़्यादा अच्छे, सोफिस्टिकेटेड यानी अधिक विकसित, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और मेडिकल टेक्नोलॉजी का खूब यूज़ होने लगा आर्कियोलॉजी में। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर के डिस्कवरी करने के 40 साल के बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। एनाटॉमी के प्रोफेसर ने, एनाटॉमी का प्रोफेसर वो होता है कि जो बॉडी की पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ाता है। मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, अगर तुम लोग मेडिकल करने जाओगे, यानी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे, डॉक्टर बनने जाओगे ना, तो फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी है। एनाटॉमी में तुम लोगों को एक डेड बॉडी दे दी जाती है। तुम लोगों को, मतलब जो डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को डेड बॉडी मिलती है, और वो पूरी डेड बॉडी को उनको डिसेक्ट करना रहता है, काट काट के पूरी स्टडी करनी रहती है। ये पोस्टमार्टम नहीं होता। पोस्टमार्टम ये इसलिए एनाटॉमी पढ़ाई जाती है कि आदमी के पूरे शरीर की संरचना उसको पता लग सके, तो डेड बॉडी दी जाती है। तो ये एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, यानी ये शरीर विज्ञान के, शरीर रचना शास्त्र, शरीर की बनावट के पूरे ये एक्सपर्ट होते हैं, और ये एक एक चीज़ बता सकते हैं, शरीर में कहीं चोट है कैसे क्या, उसकी बहुत डिटेल्स निकाल देते हैं। तो इन्होंने एक्सरे किया, उस मम्मी का एक्सरे किया, और एक रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक आश्चर्यचकित कर देने वाले एक तथ्य सामने लाए। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो वो जो रेजिन, जो गोद लगा था, वो पूरा ऐसे जम गया था ना शरीर पे, बिल्कुल काला काला वो जमा हुआ है। मम्मी वैसे भी देखोगे तो इस तरह के कलर का, बिल्कुल कत्थई कलर के जमे हुए मिलेंगे। मम्मियाँ तुम लोग देख जरूर लेना, इंडिया में भी हैं कुछ मम्मियाँ, बताया तो कोलकाता म्यूजियम चले जाना, देख अवश्य लेना मम्मी। और अब तो भाई गूगल है, तो तुम लोग नेट पे मम्मी देख सकते हो फोटोज। तो वो जमा हुआ बिल्कुल, तो वहां भी जब एक्सरे किया तो पता चला कि ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो सामने ये पसलियां होती हैं ना, ये मिसिंग है नहीं, उसकी बॉडी की ये पसलियां गायब हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली एक्सरे करने के बाद। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in a cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? कह रहे भाई कि अब जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो कई बातें और हो सकती हैं कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये भी एक, या जिसको सीटी हम लोग कहते हैं, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। ये पहले 64 स्लाइस था, अब तो 128 स्लाइस, बनारस में भी टेक्नोलॉजी है, 128 स्लाइस। ये होता है जैसे एक एक्सरे एक बार में एक फोटो लेता है, तो ये अब जो टेक्नोलॉजी है 128 हो सकता है और ज़्यादा आ गई हो, तो एक साथ इतनी फोटोज लेते हैं और उनको सबको जोड़ के एक 3 डायमेंशनल, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और ढेर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो एक वर्चुअल बॉडी, एक आभासी बॉडी बना दी जाती है, 3D में फिल्में भी कई हैं, उसके लिए एक स्पेशल गॉगल्स आता है, चश्मा लगा के देखना पड़ता है। तुम लोग उसको भी देखना, उससे एक्सपीरियंस कर पाओगे, उसमें सब चीज़ें तुम्हारे ऐसे आसपास लगेंगी, बिल्कुल रियल हैं ऐसे। तो कहते हैं क्या नया हो जाएगा, व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन द एक्सरे। एक्सरे से ज़्यादा बढ़ के क्या रिवील कर देगा, क्या सामने ला देगी सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी। कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। सबसे बड़े जो 2 प्रश्न हैं अब भी चल रहे हैं तूतनखामेन के बारे में, वो 2 हैं। एक तो हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरा था, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र क्या थी। किंग टूथ्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट even by royal standards. He was the last of his family's line, and his funeral was the death rattle of his dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. जरा किंग टूथ की जो डिमाइज थी, इसकी जो मृत्यु थी, इसका जाना था, ये बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स। और अगर राजा के परिवार में भी देखें तो ये बहुत बड़ी बात थी।
ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपने परिवार की जो एक श्रृंखला चली आती है, एक क्रम चला आता है, उस पीढ़ी का वो आखिरी था। एंड इज फ्यूनरल वॉज द डेथ ऑफ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, और उसका जो ये अंतिम संस्कार हुआ, एक पूरे वंश का अंतिम संस्कार हुआ, एक पूरा वंश यहाँ समाप्त हो रहा था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, लेकिन वो मरा कैसे और इसके बाद कैसे कैसे ये रिचुअल्स हुए, ये अनक्लियर है, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तुम लोग इसको कई बार पढ़ना, कई बार पढ़ के समझ पाओगे। हार्ड वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, उनको भी स्पेलिंग्स वगैरह तैयार कर लो, उनके मीनिंग्स भी। डिक्शनरी ज़रूर रखो, डिक्शनरी यू मस्ट हैव अ डिक्शनरी एंड अ गुड डिक्शनरी विल हेल्प यू। एक अच्छी डिक्शनरी रखना, वो चाचा काका माता पिता वही फर्जी वाली डिक्शनरी नहीं, अच्छी डिक्शनरी। मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, ऑक्सफोर्ड ले लो, ये सबसे पॉपुलर डिक्शनरी है। ऑक्सफोर्ड की ओरिजिनल पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड के नाम से ढेर सारे फर्जी पब्लिकेशंस हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस छापती है। या तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लो, इसमें साइजेस कई होती हैं, 20 साइज की डिक्शनरियाँ होंगी ऑक्सफोर्ड की, मैं समझता हूँ 20 से अधिक भी हो सकती हैं। ऑक्सफोर्ड नहीं है, कॉलिंस ले लो, एनकार्टा ले लो, फादर कामिल बुल्के का ले लो, लॉन्गमैन का ले लो। इस तरह के कुछ अच्छे पब्लिकेशंस हैं, इनमें से किसी की डिक्शनरी लो। डिक्शनरी ज़रूर रखो, तुम लोग अब 11th में आ गए हो, डिक्शनरी और पहले से रखनी चाहिए। डिक्शनरी की आदत कायदे से क्लास 5th 6th से पढ़नी चाहिए। अच्छे विद्यालयों में बच्चों को डिक्शनरी क्लास 5th 6th से ही चला दिया जाता है साथ साथ। अगर अब तक नहीं लिए हो तो ले लो, साइज़ अपने अनुसार ले लो। अगर +2 के बाद 10th 12th के बाद भी तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो बड़ी डिक्शनरी ले लो, 500 600 700 800 की ले लो। एडवांस लर्नर करके आती हैं सारी कंपनी, जितनी मैंने बात बताई है ब्रांड्स ना, इन सभी की आती हैं। और नहीं तो कम से कम एक मीडियम साइज डिक्शनरी जरूर ले लो, 200 300 400 की डिक्शनरी अवश्य रखो। बिना डिक्शनरी के तुम लोग कभी भी किसी भी भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे। डिक्शनरियाँ अवश्य होनी चाहिए, कम से कम मेरे पास बहुत ही कम डिक्शनरी होंगी तब भी मैं समझ रहा हूँ कि 15 से ऊपर डिक्शनरियाँ मेरे पास होंगी। उर्दू की डिक्शनरी मैंने रखी है, हिंदी की रखी है, संस्कृत की रखी है, इंग्लिश की भी कई प्रकार की डिक्शनरीज़ हैं। इंसाइक्लोपीडिया भी एक चीज़ है, अब तो उसका पब्लिकेशन बंद हो गया, उसको विश्वकोश कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का भी रेडी रेफरेंस है मेरे पास। डिक्शनरियों से प्रेम करो, ये बहुत हेल्प करती हैं तुम्हें। ज़रूर ले लेना डिक्शनरी, और डिक्शनरी कंसल्ट करने की आदत डालो। ठीक है, धन्यवाद।